दिन और रात की अवधि। हम लोग पढ़ते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न भी आती है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी, पूरे ग्लोब पर दिन रात की अवधि कब बराबर होगी, या दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात कब होगी। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा फंसते हैं। तो आज चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा संक्रांति। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये संक्रांति क्या होती है। इसी संक्रांति से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोटबुक अपना लेकर के साथ में बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न में मेरा दावा है कि आप फिर कभी नहीं फंसेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए सरल शब्दों में समझते हैं इसे। संक्रांति तो सूर्य जो है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को हम कहते हैं संक्रांति। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को कहते हैं संक्रांति। तो आइए इसको एक फिगर ड्रॉ करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग ग्लोब बना लेते हैं, पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी में ये जो बीच वाली सेंटर पॉइंट वाली रेखा है इसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, यानी इसी को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विषुवत रेखा। ठीक है, इसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से ठीक ऊपर में इस जगह पर 23.5 डिग्री एन है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और इसके ठीक नीचे में 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है इसका नाम है मकर रेखा। तो ये सबको पता है, 0 डिग्री से ऊपर कर्क रेखा और कर्क रेखा से नीचे जो है ये है हम लोगों की मकर रेखा। अब सूर्य का पोजीशन क्या है? तो सूर्य लगभग जो होता है ये इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर है, ये हमारा है सूर्य, ये है सन। ठीक है, ये सूर्य है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। अब हमने परिभाषा में क्या कहा कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा। उत्तरायण मतलब सूर्य जो है ये इस जगह में स्थिर नहीं रहता है, सूर्य इस जगह से ऊपर भी जाता है और फिर यहाँ आता है और यहाँ से फिर नीचे भी जाता है। ठीक है, मतलब अपने जगह से ऊपर और नीचे सूर्य होता है। तो सूर्य जब उत्तर की तरफ खिसकता है और उत्तर का जो इसका मैक्सिमम लिमिट है या इसके उत्तर में जाने की जो अंतिम सीमा है वो कहाँ है? तो वो है कर्क रेखा। तो यह है सूर्य के उत्तरायण की सीमा। ठीक है, बाद में हमने एक शब्द कहा कि सूर्य के दक्षिणायन की सीमा। तो सूर्य के दक्षिण में आने का जो मैक्सिमम स्थान है, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कहाँ है? वो है मकर रेखा के समानांतर। इसको कहते हैं सूर्य के दक्षिणायन की सीमा। तो ये सूर्य पहले उत्तर में जाता है, लास्ट यहाँ से खिसकते खिसकते ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। यहाँ से सूर्य जो है ये मूव करेगा, यहाँ से जाएगा मैक्सिमम और ये पहुँच जाएगा कहाँ? तो ये पहुँच जाएगा कर्क रेखा के समानांतर। फिर यहाँ से यह नीचे की तरफ खिसकेगा, वापस विषुवत रेखा पर आएगा और वापस दक्षिण की तरफ जो जाएगा और दक्षिण की तरफ जा करके लास्ट पहुँचेगा कहाँ? तो मकर रेखा पर। मकर रेखा इसका लास्ट लिमिट है, इसके बाद फिर ये नीचे नहीं जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से सूर्य के जो उत्तर में जाने की सीमा है और दक्षिण में जाने की सीमा है, यानी उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा है इसे हम कहते हैं संक्रांति। ठीक है, ये क्या है? ऊपर की तरफ जो गया ये सूर्य का उत्तरायण, ये उत्तरायण की सीमा हो गई और ये जो दक्षिण में आया ये सूर्य के दक्षिणायन की सीमा हो गई। ठीक है, दक्षिण में जब सूर्य चला जाता है तो इसको कहते हैं दक्षिणायन और उत्तर में चला जाता है तो उत्तरायण। और ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा है इसे हम क्या कह रहे हैं? तो इसे हम कह रहे हैं संक्रांति। क्लियर हो गया? अब आइए थोड़ा सा इस पर डेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डेट की बात करते हैं कि कब कब क्या क्या होता है। तो सूर्य जो विषुवत रेखा के समानांतर होता है इस जगह पर, जब ये विषुवत रेखा के समानांतर होता है ये तारीख जो होती है ये होती है 21 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा 21 मार्च। 21 मार्च को जो सूर्य होता है ये विषुवत रेखा के समानांतर होता है। 21 मार्च के बाद 22, 23, 24 जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है सूर्य जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। ठीक है, ऊपर की तरफ खिसकेगा और खिसकने के बाद तो मार्च, अप्रैल, मई छोड़ दीजिए, मार्च में ये चलना शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना को छोड़ दीजिए, जून, है ना। तो 21 मार्च के बाद 3 महीना छोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई और ये पहुंच जाता है जून में। तो ये 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सूर्य जो है ये पहुंच जाता है कहाँ पर?
तो ये पहुंच जाता है अपने लास्ट लिमिट यानी कर्क रेखा के समानांतर। इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा पाता है। 21 जून के बाद ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगा। 21 जून के बाद फिर ऊपर नहीं जाएगा, ये फिर नीचे आएगा। जून से फिर 3 महीना काउंट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। डेट यहाँ पर याद रखिएगा 22 सितंबर, ठीक है। 22 सितंबर को सूर्य वापस से कहाँ पहुंच जाता है, तो 22 सितंबर को वापस सूर्य पहुंच जाएगा विषुवत रेखा के समानांतर और फिर ऊपर नहीं, और वहां से फिर वहां भी सूर्य 22 के बाद नहीं रुकेगा। 22 सितंबर के बाद फिर नीचे आएगा, तो 3 महीना फिर जोड़िए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। और दिसंबर महीने में सूर्य जो है ये दक्षिण की तरफ जाते जाते लास्ट पहुंच जाता है यहाँ पर, है ना, इस जगह पर पहुंच जाएगा, यानी अपने लास्ट लिमिट, दक्षिण के लास्ट लिमिट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये पहुंचता है 22 दिसंबर को, यहाँ पर पहुंच जाता है सूर्य कब, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो इस तरह से 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये कहाँ पहुंच गया, सूर्य पहुंच गया दक्षिणायन में यानी मकर रेखा के समानांतर में। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। डेट याद हो गया, यानी सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पर समानांतर होता है दो तिथियों को, 21 मार्च और 22 सितंबर को, ठीक है। सूर्य जो है ये कर्क रेखा के समानांतर होता है 21 जून को, ठीक है। और सूर्य मकर रेखा के समानांतर आ जाता है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ये 4 डेट आपको याद रखने हैं। अब नाम पर बात कर लेते हैं। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के समानांतर होता है तो इसे कहा जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति की तिथि आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या है कर्क संक्रांति की तिथि, तो 21 जून, क्या है 21 जून। क्लियर है। अब आइए, सूर्य जो है ये विषुवत रेखा के जब समानांतर होता है तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव। और ये विषुव जो होता है ये कब होता है, तो विषुव होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब आइए, जब सूर्य मकर रेखाओं के समानांतर में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जब सूर्य विषुवत रेखा के समानांतर होता है यानी सूर्य यहां पर होता है बीच में, तो सूर्य का जो प्रकाश है ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर प्रकाश वृत्तों में बांटता है, ठीक है। 2 बराबर प्रकाश वृत्तों में बांटता है, यानी कि इस स्थिति में पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं ये समान होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। सबसे पहले बहुत लोगों को एक चीज समझ में नहीं आता होगा, दिन और रात क्या होता है ना। तो दिन रात को ऐसे समझ लीजिए, दिन रात मिला करके जो एक दिन की अवधि हम लोग बोलते हैं ये कितना होती है, तो ये होती है 24 घंटा, है ना, 24 घंटा। 24 घंटा में अगर दिन जो है ये 12 घंटे का हो रहा है और रात जो है ये 12 घंटे की हो रही है, ठीक है, 12 घंटे की हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दिन और रात की अवधि क्या है, समान है। क्लियर है। अब अगर जैसा कि जाड़े के दिनों में होता है, जाड़े के दिनों में क्या होता है कि सूर्य जो है ये उगता देर से है और डूबता जल्दी है, यानी डे टाइम इसमें कम हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर 10 घंटे का दिन हो रहा है और 14 घंटे की रात हो रही है, जैसे सर्दियों में हमारे यहाँ पर होता है, दिन छोटे होते हैं रात बड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दिन बड़ा और रात छोटा हो रहा है। ठीक इसके उलट अगर गर्मी के दिनों में जैसा होता है, गर्मी के दिनों में कैसा होता है, तो दिन की अवधि बड़ी होती है, 14 घंटे का दिन हो गया और रात की अवधि 10 घंटा हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दिन बड़ा और रात छोटा। क्लियर हो गया ये चीज। अब आइए बात करते हैं फिर से अपने जो मुद्दे को हमने छेड़ा था उस पर, मामला जो है उन पे बात कर लेते हैं। आइए, मामला क्या है, तो मामला यह है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कब होगी, है ना। तो चलिए लिखते चलते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होगी, क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो दिन रात की अवधि समान 2 तारीखों को होगी, एक होगा 21 मार्च और एक होगा 22 सितंबर, यानी विषुव का टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? ये होगा विषुव का टाइम, यानी डेट हमारा क्या होगा? 21 मार्च और 22 सितंबर। इस दिन क्या होगी? तो इस दिन और रात की अवधि जो होगी ये पूरे पृथ्वी पर समान होगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आइए दूसरा पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी? तो आप देखिए उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ रही है? तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं जब सूर्य यहाँ होता है, यानी इस तारीख को। यानी इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होगा, और दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। तो आइए लिखते हैं, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तारीख देखिए आप वहां पर क्या है, तो तारीख क्या है हमारा? 21 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। इसी से रिलेटेड एक चीज और क्वेश्चन है, देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में जो चीज होगा ठीक इसका उल्टा इसी तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे, यहां बड़ा था अभी यहां कर देंगे छोटा, सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात कब हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 21 जून को। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलिए आइए, अभी एक मामला तो यहाँ पर हम लोगों का खत्म हो गया। ये हम लोग अभी तक देख लिए क्या? तो हम लोग देख लिए एक ये जो रिलेटेड हमारा आंसर था, ये आपका कर्क संक्रांति से संबंधित, सॉरी विषुव से संबंधित हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके कर्क संक्रांति से संबंधित। अब देखते हैं ये नीचे वाली मकर संक्रांति या सूर्य के दक्षिणायन से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है आपको कि दक्षिणी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात। आंसर देखने के लिए आइए ग्लोब पर। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी? तो 22 दिसंबर को। और जब यहाँ दिन सबसे बड़ा हो जाएगा तो रात यहाँ पर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि दिन अगर 14 घंटे का हो रहा है तो रात कितने की हो जाएगी? रात हो जाएगी 10 घंटे की। तो दिन बड़ा होने से रात ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, इसीलिए रात को मत देखिए, दिन को ही देखिए। तो सबसे बड़ा दिन कब हो रहा है यहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा आपका कब? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। जब ये मामला यहाँ पर हो गया 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध पर इसी समय सबसे छोटी रात होगी। आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी से बन सकता है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात, तो ये कब होगा? तो जब सूर्य यहां पर सीधा है तो यहां दिन बड़ा हो रहा है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में रात
सॉरी इधर अगर दिन बड़ा हो जा रहा है तो इधर दिन की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है ना। और डेट क्या हो जाएगा, तो डेट यही होगा हमारा 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात हो जाएगी 22 दिसंबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे बातें थी जो दिन और रात की अवधि है और परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट इसमें फंस कर रह जाते हैं। तो फंसने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये जो ग्लोब में मैंने आपको बताया इस चीज को आप दिमाग में अपना इनपुट कीजिए, इसको समझिए कि ये सब मामले जो है ये जुड़े हुए हैं किससे, तो ये सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन से जुड़े हुए हैं। उत्तरायण कब होता है, तो उत्तरायण सूर्य का होता है 21 जून। इस समय में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्य जब होता है ये बीच में जब आता है तो इस घटना को हम कहते हैं विषुव, और विषुव कब होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। 2 दिन क्यों पड़ते हैं ये मैंने आपको बताया साल में। और सूर्य का दक्षिणायन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और जब सूर्य दक्षिणायन में आता है इस समय दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये अगर आप दिमाग में रखिएगा तो यहाँ से ये रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना करके आपके सामने में दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही बात करते हैं। कल के क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सरकार के अंग। सरकार के अंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे, तो अगला वीडियो में बनाऊंगा सरकार के अंगों पर। तो चलिए आज की क्लास में इतनी बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।